हेलो स्टूडेंट, स्वागत है बेटा आप सभी का सुपर 50 क्लास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। ठीक है बेटा, आज हमारी क्लास है क्लास नंबर 10। आज हमारी क्लास है क्लास नंबर 10। ठीक है, इससे पहले हमारी क्लास नंबर 9 आ चुकी है और इस क्लास में हम एसएससी एमटीएस 2023 की जो शिफ्ट नंबर 10 थी, ठीक है, एसएससी एमटीएस में 2023 में जो शिफ्ट नंबर 10 थी उसके जो क्वेश्चन पूछे गए थे पीवाईक्यू उनको कवर करेंगे। ठीक है, और ये जो पेपर हुआ था ये 8 मई 2023 को पहली शिफ्ट में हुआ था। कब हुआ था बेटा? पहली शिफ्ट में। ठीक है, याद रखना। तो ये पहली शिफ्ट में आपका पेपर हुआ था। ठीक है, और इसकी प्ले लिस्ट मैंने बना रखी है एसएससी एमटीएस 57 सेट के रूप में। तो जो छात्र चैनल पर नए हैं पहली बार तो भी सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और आप पहली क्लास देख सकते हैं यदि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, खासकर ऑनलाइन जैसे एसएससी, डीएसएसबी, आर्मी, ईटीसी। ठीक है, चलिए तो क्लास शुरू करते हैं। तो बेटे एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सभी जुड़ जाइए। पहला क्वेश्चन हमारा, भारत में जनसंख्या की गणना सामान्यतः कितने वर्षों के बाद की जाती है? तो भारत में जनसंख्या की जो गणना है सामान्यतः कितने वर्षों के बाद की जाती है बेटा? तो वह की जाती है आपकी 10 वर्षों के बाद। भारत में जनसंख्या की गणना सामान्यतः कितने वर्षों बाद की जाती है? 10 वर्षों के बाद की जावे। भारत में जनसंख्या की जो गणना है प्रत्येक 10 वर्ष बाद की जाती है। ठीक है, याद रखना। तो अगर हम जनसंख्या की बात करें, जनगणना की बात करें, ठीक है, तो जनगणना सबसे पहले 1872 में हुई थी। याद रखना, 1872 में हुई थी। उस समय लॉर्ड मेयो जनसंख्या की गणना सबसे पहले कब हुई थी? 1872 में। ठीक है, और उस समय भारत के जो गवर्नर जनरल थे या वायसराय थे उनका नाम क्या था? उनका नाम था लॉर्ड मेयो। क्या नाम था बेटा? लॉर्ड मेयो। जबकि नियमित जो जनगणना हुई थी हमारी वो 1881 में हुई थी। ठीक है, याद रखना। इस समय लॉर्ड रिपन थे। कौन थे? लॉर्ड रिपन थे। ठीक है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा दूसरा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान की बात करता है? आर्टिकल 60। ये जो राष्ट्रपति के आर्टिकल है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ट्रेंडिंग में है, इनको आप थोड़ा सा देख लेना। ठीक है, तो अगर हम राष्ट्रपति की बात करें तो बेटा आर्टिकल 52, ये जो मैं ऐसे एरो लगा रहा हूँ ये आर्टिकल है, आर्टिकल 52 के अनुसार भारत का राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 52 क्या कहता है? भारत के राष्ट्रपति के बारे में उल्लेख करता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, उसके बाद ये आपने देख ही लिया, आर्टिकल 60 में जो है राष्ट्रपति की जो शपथ है उसका उल्लेख है। आर्टिकल 61 में क्या है? राष्ट्रपति पर महाअभियोग की जो प्रक्रिया होती है उसका उल्लेख है। और आर्टिकल 72 में क्या है बेटा? राष्ट्रपति की राष्ट्रीय क्षमतान की शक्ति, राष्ट्रपति की क्षमतान की शक्ति है आर्टिकल 72 में। 79 संसद का गठन है, 79 है ये। 123 अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। 143 के द्वारा भारत का राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है, उससे किसी भी राष्ट्रीय हित के मामले पर क्या ले सकता है? सलाह ले सकता है। याद रखना। ठीक है, क्या ले सकता है बेटा? सलाह ले सकता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा और बहुत सारे बनते हैं। इसके अलावा आपका जो है 3 प्रकार के आपातकाल भी है। आपातकाल भी राष्ट्रपति घोषित कर सकता है। नंबर 1 राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल 352 के द्वारा। नंबर 2 राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356 के द्वारा। और नंबर 3 है आर्टिकल 360 के द्वारा वित्तीय आपातकाल। ठीक है बेटा, और नंबर 4 भी है आर्टिकल 365 के द्वारा राष्ट्रपति शासन। ये 365 का प्रयोग केवल तभी हो पाएगा जब कोई राज्य सरकार केंद्र सरकार की बात ना मानती हो, जब कोई राज्य सरकार केंद्र सरकार की बात ना मानती हो। ठीक है, जब कोई राज्य सरकार केंद्र सरकार की बात ना मानती हो तो उस स्थिति में उस राज्य का राज्यपाल केंद्रीय कैबिनेट को जो है उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए सिफारिश कर सकता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एक चीज़ और समझो, जो हमारी संसद होती है यानी पार्लियामेंट होती है, इसके 3 अंग होते हैं। नंबर 1 पे आपका राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट आता है। ठीक है, आर्टिकल 52। नंबर 2 पे आपकी लोकसभा आती है।
ठीक है, आर्टिकल 81। और नंबर 3 पर आपकी राज्य संपत्ति है जो आर्टिकल 80 में है। ठीक है बेटा, याद रखना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है तीसरा क्वेश्चन, रानी की वाव। रानी की वाव यानी रानी की बावड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है। रानी की वाव या रानी की बावड़ी किस नदी के तट पर है? तो ये सरस्वती नदी के तट पर है। रानी की वाव किस नदी के तट पर है? सरस्वती नदी के तट पर है। ठीक है बेटा, तो ये जो सरस्वती नदी है इसको मतलब जो है इसका उल्लेख वेद पुराणों में मिलता है, याद रखना आप। ठीक है, और सरस्वती नदी को आप वर्तमान में जो है उत्तराखंड के माणा नामक गांव में ही देख सकते हैं। कहाँ देख सकते हैं बेटा? उत्तराखंड के माणा नामक गांव में ही आप इसको देख सकते हैं अपनी आंखों से। उसके बाद ये पाताल लोक में चली जाती है। ठीक है, और जो इलाहाबाद है वो भी गंगा यमुना सरस्वती का क्या है? घाट का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है चौथा क्वेश्चन, अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह को एक दूसरे से अलग करने वाले जल निकाय को कहा जाता है बेटा? 10 डिग्री जल संधि। तो अंडमान द्वीप समूह को निकोबार से, यानी जो हमारा अंडमान है इसको निकोबार द्वीप समूह से अलग करने वाली जल निकाय को क्या कहा जाता है? 10 डिग्री। अंडमान द्वीप को निकोबार द्वीप से अलग करने को क्या कहा जाता है? 10 डिग्री जल संधि। अंडमान द्वीप को निकोबार द्वीप से अलग करने को क्या कहा जाता है? 10 डिग्री जल संधि। ठीक है, याद रखना। अंडमान द्वीप और निकोबार द्वीप समूह को एक दूसरे से अलग करने के जल निकाय को क्या कहा जाता है? 10 डिग्री जल संधि। क्या कहा जाता है? 10 डिग्री जल संधि। ठीक है, याद रखना। महाद्वीपीय संहति मुख्य रूप से सिलिका महाद्वीपीय संहति मुख्य रूप से सिलिका एवं एल्यूमिना जैसे खनिजों से बनी है। सिलिका और एल्यूमिना जैसे खनिजों से बनी है। महाद्वीपीय संहति मुख्य रूप से सिलिका एवं एल्यूमिना जैसे खनिजों से बनी है। ठीक है, I2U2 पहल को पश्चिम एशियाई क्वाड के नाम से जानते हैं। I2U2, ठीक है, इसको पश्चिमी एशियाई क्वाड के नाम से जानते हैं, याद रखना। यहाँ पर दो I2 है ना, इसका मतलब है इंडिया और इजराइल। इंडिया इजराइल, और U2 का मतलब है USA एंड UAE। ठीक है, याद रखियो। 17वां, नवरेह एक चंद्र नववर्ष है। नवरेह एक चंद्र नववर्ष है जो निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? तो नवरेह जो है आपका ये कहाँ मनाया जाता है? जम्मू कश्मीर में। तो ये जो आपके ये जो आपके क्या बोलते हैं इनको, नृत्य है ना या नववर्ष है, ये भी आपके आते हैं। तो नवरेह जो है एक चंद्र नववर्ष है, मतलब चंद्रमा के रूप में मनाया जाने वाले एक नववर्ष है, और ये जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। ठीक है, याद रखना। जैसे हमने आपको बताया था नौरोज, तो नौरोज जो नववर्ष है वो ईरानियों का है, ईरान में उसको मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट नवंबर 2022 में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिक्षुता मेला, प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिसशिप मेला में आयोजित किया गया था 199 जिलों में। तो नवंबर 2022 में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिक्षुता मेला जो है 199 जिलों में आयोजित किया गया था भारत में। ठीक है, ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 9वां, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार भारत में कितनी आधिकारिक भाषाएं है? 10। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार भारत में कितनी आधिकारिक भाषाएं है? 10 भाषाएं हैं भाई, सॉरी 22। जो हमारी 8वीं अनुसूची है इसमें कितनी भाषाओं का उल्लेख है? 22 भाषाओं का उल्लेख होगा। ठीक है, और इन भाषाओं का जो उल्लेख 8वीं अनुसूची में है, आप किसी भी भाषा का पेपर यूपीएससी में यूपीएससी का पेपर किसी भी भाषा में दे सकते हैं, और साथ ही साथ में रेलवे का, और इसके साथ में आप संसद में भी जो है इन 22 भाषाओं में से किसी एक भाषा में जो है आप क्या ले सकते हैं, मतलब पद की शपथ ले सकते हैं। ठीक है, याद रखना। ओके, रोजर फेडरर लॉन टेनिस के एक खेल से संबंधित है। रोजर फेडरर कौन है? रोजर फेडरर जो है लॉन टेनिस का एक खिलाड़ी है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या है? इंपॉर्टेंट है। रोजर फेडरर जो है लॉन टेनिस खेल का एक प्रसिद्ध खिलाड़ी है, लॉन टेनिस खेल का एक प्रसिद्ध खिलाड़ी है, याद रखना।
वर्ष 1835 के अंग्रेजों के शिक्षा अधिनियम के परिणाम स्वरूप अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम बनाया गया था। 1835 के अंग्रेजों के शिक्षा अधिनियम के परिणाम स्वरूप अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम बनाया गया था। और ऐसा करने वाला कौन था? लॉर्ड मैकाले। कौन था बेटा? लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले, ठीक है। इसने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव रखी थी, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और यहीं पर एक चीज़ बता देता हूँ मैं, 1854 में जो है वुड डिस्पैच आया था। 1854 में क्या आया था? वुड डिस्पैच आया था, डिस्पैच, ठीक है। इसे डिस्पैच, इसे एजुकेशन हिस्ट्री का जो है क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा, ठीक है। 18वीं शताब्दी की शुरुआत में राजपूत शासक सवाई, सवाई नहीं सवाई, 18वीं शताब्दी की शुरुआत में राजपूत शासक सवाई राजा जय सिंह ने जयपुर में अपनी नई राजधानी की स्थापना की। जयपुर में अपनी नई राजधानी की स्थापना की, ठीक है, याद रखना। जयपुर में अपनी नई राजधानी की स्थापना की, इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। जयपुर, जयपुर को पिंक सिटी कहा जाता है, पिंक सिटी कहा जाता है, गुलाबी नगर, ठीक है, याद रखना। और दूसरी बात, इसको जो है यूनेस्को ने अपनी विश्व धरोहर में शामिल किया। यूनेस्को, UNESCO पे देख ली स्पेलिंग एक बार थोड़ी सी, ठीक है, कहाँ मर गया, यूनेस्को, ठीक है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। जयपुर कहाँ पर है? अरे जयपुर कहाँ पर होता? राजस्थान की राजधानी जयपुर है, ठीक है। राजस्थान की जो राजधानी है वो जयपुर है आपकी, ठीक है, याद रखना। ओके, चलिए। बेटा एक इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन है। एक तो आज यानी आपकी 27 जून 2024 को क्या है? नंबर 1 इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का सेमीफाइनल है, एक तो ये याद रखियो, ठीक है। नंबर 2 MTS का नोटिफिकेशन आ चुका, आ गया आज आपका, ठीक है। और इसमें कम से कम 15,000 एक वैकेंसी आएगी और ये बाद में आपकी बढ़ जाएंगी, ठीक है। तो जो भी छात्र सीरियस है, 18 से 25 साल जिनकी उम्र है और गंभीर है, वो इस फॉर्म को डाल सकते हैं। मैथ में और रीजनिंग में निगेटिव मार्किंग नहीं है। टोटल सिलेक्शन आपका इंग्लिश के और GS के ऊपर आएगा, ठीक है। इसलिए आप GS को बड़े ध्यान से देखिएगा, ओके। इसलिए GS को आप बड़े ध्यान से देखिएगा बेटा, ठीक है ना। चलिए तो मैंने प्ले लिस्ट बना दी आपकी। देखो SSC का जो GS का सिलेबस है ना सेम होगा बिल्कुल, ठीक है। ये आप याद रखना, ये मत सोचना कि भाई आप मतलब जो है CGL में कुछ टफ लेवल करता है, CHSL में कुछ टफ लेवल करता है। GS का सेम सिलेबस है, बस थोड़ा सा 10-15-20% का जो फ़र्क आएगा वो आपका मैथ में आएगा और रीजनिंग में, ठीक है। तो GS को आप अच्छी तरीके से कवर कीजिए। और फेज़ 11 के मैंने टोटल 12 शिफ्ट के क्वेश्चन कराए हैं। टोटल फेज़ 11 के टोटल 12 शिफ्ट के हमने क्वेश्चन कराए हैं, उसकी प्ले लिस्ट है। और MTS के आपके चल रहे हैं, ठीक है। आज ये 10वीं क्लास है और 10वीं क्लास का मतलब है आज आप जो है आपके 250 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तो आप इनको मल्टीपल टाइम देखिए और रिवीजन कीजिए, ठीक है। इन्हीं में से आपका पेपर में आएगा, ठीक है। चलिए तो जो छात्र नए हैं चैनल पे वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन भी दबाइए, ठीक है। राउत नाच राउत नाच भारत के छत्तीसगढ़ राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है, ठीक है। राउत नाच भारत के छत्तीसगढ़ राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। राउत नाच भारत के छत्तीसगढ़ राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य, याद रखना। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1839 में की थी। कब की थी? 1839 में की थी। कब की थी? 1839 में की थी बेटा, ठीक है, याद रखना। 15 निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेगा? निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेगा? निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेगा? वह राज्य विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेता है बेटा? तो राज्य विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य। तो भाग कौन लेता है? भाग लेते हैं आपके लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस टोटल हमारे जो स्टेट है उनकी विधानसभा प्लस दिल्ली विधानसभा प्लस पुडुचेरी विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य ये भाग लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में, ठीक है। कौन सदस्य भाग नहीं लेता? विधान परिषद के भाग नहीं लेते, प्लस नॉमिनेट जिनको राष्ट्रपति करता है, नॉमिनेट जिनको राष्ट्रपति करता है वे भाग नहीं लेते, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन भाग नहीं लेता? तो विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य, ठीक है, याद रखियो।
किस संस्था का संबंध भारत में गरीबी रेखा के आकलन से है? वह है राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन। कौन है? राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन। किस संस्था का संबंध भारत में गरीबी रेखा के आकलन से है? राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन। किस संस्था का संबंध भारत में गरीबी रेखा के आकलन से है? राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन। ठीक है, याद रखियो। कोशिकीय अंगक के किस घटक का मुख्य कार्य द्रव्य को संविष्टित कर अंतर कोशिकीय लक्ष्य तक पहुंचाना या कोशिका के बाहर श्रवण करना है? गोल्जिकाएं। ठीक है, तो ये जो गोल्जिकाएं है ना, ये आपका कोशिका यानी सेल का टॉपिक होगा और इसकी खोज गोल्जी ने की थी। ठीक है, ये अपना आप में इंपॉर्टेंट है और इस काम के लिए उसे क्या मिला था? नोबेल प्राइज दिया गया था। ठीक है, मेरे सिर पर घोड़ा इंगम मरले पर वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का दूसरा सबसे बड़ा धार्मिक अल्पसंख्यक समाज कौन सा है? दूसरा सबसे बड़ा धार्मिक अल्पसंख्यक, ये ईसाई। तो ईसाई जो लोग हैं भारत में क्या है? धार्मिक अल्पसंख्यक है। ठीक है, याद रखियो। और जो ईसाई हैं इनका एक त्यौहार होता है, नाम है ईस्टर। और ये जो ईस्टर त्यौहार मनता है, ईस्टर ये रविवार को मनाया जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारा रविवार है, संडे जो हमारी छुट्टी पड़ती है ना, वो ईसाइयों के कारण पड़ती है, क्योंकि ईस्टर संडे वाले दिन मनाया जाता है। और 1843 से संडे यानी रविवार की छुट्टी गिरनी शुरू कर दी थी, ये आप याद रखना। ठीक है बेटा, चलिए। निम्नलिखित में से किस पल्लव शासक के शासनकाल में निम्नलिखित में से किस पल्लव शासक के शासनकाल में ह्वेनसांग ने पल्लव की राजधानी कांची का भ्रमण किया था? ह्वेनसांग ने पल्लव की राजधानी कांची का भ्रमण किया था? नरसिंहवर्मन प्रथम, नरसिंहवर्मन प्रथम, नरसिंहवर्मन प्रथम। निम्नलिखित में से किस पल्लव शासक के शासनकाल में ह्वेनसांग ने पल्लवों की राजधानी कांची का भ्रमण किया था? नरसिंहवर्मन प्रथम, नरसिंहवर्मन प्रथम। ठीक है, याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ह्वेनसांग किसके दरबार में आया था? तो ह्वेनसांग आया था हर्षवर्धन के। किसका आया था? हर्षवर्धन के, हर्षवर्धन। ठीक है, याद रखियो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके बेटा, चलिए। नरसिंहवर्मन प्रथम हो गया। ठीक है, बुलवा दिया। हाँ, जो ह्वेनसांग था ये हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। ठीक है, हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। ठीक है, और ये जो हर्षवर्धन था ये 606 AD यानी ईस्वी में शासक बना था। और ये अंतिम हिंदू सम्राट था। क्या था? अंतिम हिंदू सम्राट था। और प्रथम कौन था? प्रथम था आपका चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, याद रखना। हर्षवर्धन ने रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद किताब लिखी। 622 में इसे पुलकेशिन द्वितीय ने पराजित कर दिया था। ठीक है, याद रखना। चलिए, नेक्स्ट है भारतीय संस्कृति, प्रसिद्ध भारतीय संगीतकार उस्ताद अलाउद्दीन खां, नाम याद रख लो इसका। प्रसिद्ध भारतीय संगीतकार नाम है उस्ताद अलाउद्दीन खां। उस्ताद अलाउद्दीन खान का संबंध निम्न में से किस वाद्य यंत्र से? बेटा, उस वाद्य यंत्र का नाम है सरोद। क्या नाम है? सरोद। तो प्रसिद्ध भारतीय संगीतकार उस्ताद अलाउद्दीन खां का संबंध निम्न में से किस वाद्य यंत्र से है? सरोद से है। केंद्रक एवं कोशिका झिल्ली के मध्य एक जेली के समान मौजूद पदार्थ को क्या कहते हैं बेटा? कोशिका द्रव्य कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य मतलब साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, क्या कहते हैं बेटा? इसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, याद रखना। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई की स्थापना सन 1928 में हुई थी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो बीसीसीआई है उसकी स्थापना कब हुई थी बेटा? 1928 में हुई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टैटिक जैसा क्वेश्चन है, याद रखना। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, बीसीसीआई मतलब भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड। और फुल फॉर्म क्या बनेगी इसकी? क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया। क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, याद रखियो। चलिए, विद्युत धारा के प्रवाह को रोकने या प्रारंभ करने के लिए परिपथ को तोड़ने अथवा पूरा करने के लिए किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है? स्विच का।
किसका प्रयोग किया जाता है? स्विच का। ठीक है। गेहूं की खेती किस प्रकार की मृदा में सर्वोत्तम ढंग से होती है बेटा? उसका नाम है सुअपवाहित दोमट मृदा। क्या नाम है? सुअपवाहित दोमट मृदा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट 25वां क्वेश्चन। तो बेटा एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, और क्लास को लाइक कर दीजिए। आपकी जो एसएससी सीजीएल की एमटीएस की भर्ती आई हुई है, ठीक है, उनकी अप टू डेट आपको क्लास मिल रही है। सबसे पहले हम एमटीएस के पीवाईक्यू कवर करेंगे, उसके बाद हम सीजीएल की एक सीरीज शुरू करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें टोटल आपके जो सेट है ना 57 शिफ्ट को हम कवर करेंगे, ठीक है, 57 शिफ्ट को, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो वर्ष 1905 में बंगाल के विभाजन के बाद अंग्रेज़ों द्वारा आधिकारिक समय आधिकारिक कारण का क्या के लिख रहा है यार यूँ। वर्ष 1905 में बंगाल के विभाजन के बाद अंग्रेज़ों द्वारा आधिकारिक कारण क्या दिया गया? प्रशासकीय सुविधा। ठीक है, मतलब यह है कि देखो इसका क्वेश्चन का मतलब क्या है, 1905 में जब बंगाल का विभाजन हुआ था ना, तो उसका आधिकारिक कारण क्या दिया था? तो उसने लॉर्ड कर्जन ने कहा था कि भाई जो बंगाल है ये बहुत बड़ा है, क्योंकि उस समय जो बंगाल था, आज का पूरा बांग्लादेश, आज का पूरा पश्चिम बंगाल और आजकल कुछ उड़ीसा और बिहार के हिस्से भी उसमें आते थे। ठीक है, ठीक है ना। तो ये इतना बड़ा आपका मतलब जो है बंगाल था। तो लॉर्ड कर्जन ने कहा कि भाई इसका प्रशासन चलाने में बहुत सारी जो है असुविधा होती है, इसलिए हम जो है इसके दो भाग कर रहे हैं, इसके दो हिस्से कर रहे हैं। लेकिन वास्तविक कारण क्या था? बंगाल में जो क्रांतिकारी लोग थे उनके अंदर राष्ट्रवाद की जो भावना थी वो जाग रही थी। तो भारत के जो क्रांतिकारी लोग थे उनके मनोबल को तोड़ने के लिए और एक दूसरे से अलग करने के लिए उनको जो है बंगाल का विभाजन किया गया था। तो ये विभाजन जो है 16 अक्टूबर को जो है लागू हो गया था, 16 अक्टूबर को, ठीक है, याद रखियो। और इसके जस्ट बाद में एक आंदोलन चला था, नाम था स्वदेशी आंदोलन। कौन सा आंदोलन? स्वदेशी आंदोलन। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, आता है क्वेश्चन, स्वदेशी आंदोलन। ठीक है, तो बेटा देखो आपको मैंने 25 क्वेश्चन कराए हैं, लेकिन मैं अपने पास से भी कुछ एडिशनल जो फैक्ट होते हैं, जो एडिशनल फैक्ट होते हैं और इम्पोर्टेंट होते हैं। एक तो यह है कि भाई कुछ भी बता दिया, लेकिन मैं जो आपको चीज़ें बताता हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है, रिलीवेंट होती है। बताने को मैं आराम करता कुछ ही बता लूँ, ठीक है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें मैं आपको एक्स्ट्रा बताता हूँ, ठीक है। तो टॉप मोस्ट क्वेश्चन है आपके, और ये ओरिजिनल क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये आपकी क्लास नंबर 10 थी, और क्वेश्चन नंबर 25 के साथ ये क्लास मतलब जो ख़त्म होती है, ठीक है। और अगली क्लास 11 देखने के लिए आप चैनल पर विजिट जरूर करिएगा, क्योंकि एक दिन में आपकी 4 क्लास आती है कम से कम, ठीक है बेटा। जैसे ही मुझे टाइम मिलता है मैं थोड़ा टाइम निकाल करके आपको क्लास देता हूँ, तो आप डेली चैनल पर आकर अपनी क्लास को आप जब भी आपको मौका मिले तब देख लीजिएगा, ठीक है। मान लीजिए आज आपको टाइम नहीं मिलता तो अगले दिन आप जो पिछली क्लास देख लीजिए क्लास, लेकिन देख लीजिएगा ज़रूर। सारी क्लास आपकी जो है प्ले लिस्ट में अपलोडेड कर दी जाती है, ठीक है। धन्यवाद।